हेलो स्टूडेंट, वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये टॉपिक स्पेशली किसी के डिमांड पे मैंने लिया है, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेरा एफर्ट्स अगर अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं और शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स का भी हेल्प हो। और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहले पहुंचे, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी लिंक। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम रिकंस्ट्रक्शन का मतलब समझते हैं। रिकंस्ट्रक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है और कंपनी कब रिकंस्ट्रक्शन करती है। रिकंस्ट्रक्ट मतलब पुनः निर्माण, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन जनरली कंपनी तब करती है जब कंपनी को लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया, कंपनी मंदी में चली गई, ठीक है, तो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये एक कैसा लीगल ऑपरेशनल होता है, ठीक है, जिसमें कि कंपनी को कुछ मीटिंग वगैरह, स्पेशल रिजोल्यूशन, ये सब पास करना पड़ता है। उसके बाद ही कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करती है। रिकंस्ट्रक्शन मेनली दो तरीके से कर सकती है कंपनी, ये मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी भी। और ये मैंने आपको एमलगमेशन का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप अगर नहीं देखें वो वीडियो तो वो देखें, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। मैंने एमलगमेशन और एजॉर्प्शन बता रखा है, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो एज इट इज़ आपका एमलगमेशन जैसा ही होता है, ठीक है। तो आप समझिए पहले रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। रिकंस्ट्रक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ द कंपनीज रीऑर्गेनाइजेशन कंसर्निंग लीगल ऑपरेशनल ओनरशिप एंड अदर स्ट्रक्चर्स बाय रीवैल्यूइंग एसेट्स। देखिए, रीवैल्यूइंग एसेट्स, रीअसेसिंग द लाइबिलिटीज़, ठीक है। इट रिफर्स द ट्रांसफर ऑफ कंपनीज और सेवरल कंपनीज business to a new company. This therefore means that the old company will get into liquidation. ये आपको समझना पड़ेगा। लिक्विडेशन मतलब कंपनी पूरी तरीके से लिक्विडेट कर दी जाती है, कंपनी को समाप्त करके एक न्यू कंपनी इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। न्यू कंपनी को हम इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। ओके, will therefore agree to take shares of equivalent value in the new company। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको ये बताया जाता है, उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है कि जो हम न्यू कंपनी ओपन करेंगे उसमें आपको वही आपका शेयर वैल्यू रहेगा जो कि पहले है, ठीक है, या कुछ चेंज भी हो सकता है, ठीक। तो ये उनका भी कंसेंट होता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर पोजीशन, एक मिनट, हाँ, रिक्वायर्ड व्हेन द कंपनी इज इनकरिंग लॉसेज। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, रिकंस्ट्रक्शन तभी होता है जब कंपनी लॉस सफ़र करती है फॉर मेनी ईयर्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज हायर नेट वर्थ इज डेप्रिसिएटेड देन दैट ऑफ रियल वन, ठीक है। तो वापस से वो रिकंस्ट्रक्ट करेगी और सब कुछ फेयर होगा, बैलेंस शीट, ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ वापस से फॉर्म किया जाता है। अदर वर्ड में आप देख सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व द वाइंडिंग अप ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी कि जो पहले से अस्तित्व में है, ठीक है, जो आपकी ओल्ड कंपनी है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, समाप्त कर देंगे, ठीक। एंड ट्रांसफ़र ऑफ इस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टू अ न्यू कंपनी, और जो भी आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगे वो न्यू कंपनी में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ टेकिंग ओवर द बिजनेस शेयर होल्डर्स इन द न्यू कंपनी। ये स्टार्टिंग में ही बताया, उनके कंसर्न से होता है, ठीक है, उनकी भी सहमति होती है।
द बिजनेस अंडरटेकिंग एंड शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी आर सबस्टेंशली द सेम एज दोज ऑफ ओल्ड कंपनी, यानी उनका वही राइट्स होता है जो कि पहले उनकी कंपनी में था। ठीक है, आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, तो रिकंस्ट्रक्शन कब होता है? जब कंपनी लॉस सफ़र कर रही है, ठीक, और इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कंपनी अडॉप्ट करती है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन होता है। ओके, तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव्स होता है रिकंस्ट्रक्शन का, वो होता है एक न्यू कंपनी को फॉर्म करना। ठीक है, एक नई कंपनी बनाना। ठीक है, और ये कब होता है? जब कंपनी क्या करती है? लॉस सफ़र करती है। ठीक, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ओवर कैपिटलाइजेशन हुज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी कि मतलब कंपनी बहुत टाइम से बहुत हैवी लॉस सफ़र कर रही है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, और एसेट्स को ओवर वैल्यूड करके दिखा दी है। ठीक है, ट्रू एंड फेयर नहीं है। ठीक, फिर देखिए सेकेंड पॉइंट है, व्हेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज कॉम्प्लेक्स इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट सिंपल, और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो समझने में प्रॉब्लम होती है बाहर जो भी इन्वेस्टर हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ हम सिंपल कर दें। ठीक है, व्हेन चेंज इज़ रिक्वायर्ड इन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू मान लीजिए पहले 10 था और अभी हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो भी रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। ठीक, फिर देखिए टू जनरेट सरप्लस फॉर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज। अब लॉस सफ़र कर रही है तो लॉस को राइट ऑफ कैसे कर सकती है? जब उसके पास रेवेन्यू ज़्यादा हो, सरप्लस ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा कमाए। ठीक है, एंड राइटिंग डाउन ओवर स्टेटेड एसेट्स। ठीक है, फिफ्थ है रेजिंग द फ्रेश कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर। ठीक है, नया शेयर इशू करके वो अपने कंपनी के इनकम को बढ़ाए। ठीक है, चेंजिंग ऑल टुगेदर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, अपने कुछ मेमोरेंडम में चेंज करना है, कैपिटल में अगर चेंज करना है तो उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके वो एमओए में भी चेंज कर सकती है रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है, एमओए क्या होता है? देखिए एक होता है एमओए और एक होता है एओए। ठीक है, तो एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए जो एमओए होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर को डील करता है, कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर को, और जो एओए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये इंटरनल फैक्टर को डील करता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। टू जनरेट कैश फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स टू ऐड बैलेंसिंग इक्विपमेंट्स, मॉडर्नाइज प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कैश वर्किंग कैपिटल में चेंज करना। ठीक है, एसेट्स को रिप्लेस करना। ठीक है, कुछ अच्छे मॉडर्नाइज प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ करना जिससे कि कंपनी क्या करे, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सके। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था दो टाइप्स के रिकंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, एक आपका होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो पहले हम एक्सटर्नल को पढ़ेंगे और बाद में हम इंटरनल को पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपका एमलगमेशन से मिलता जुलता ही होता है। आप कह सकते हैं जैसा एमलगमेशन में होता है वैसे ही एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में होता है। एमलगमेशन मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो एमलगमेशन में क्या होता है, न्यू कंपनी फॉर्म होती है, यानी एक्स और वाई मिलके जेड कंपनी बन जाती है। यानी यहाँ पे जो एक्स है और वाई है इनका पूरा एंटिटी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और एक नई कंपनी तब्दील हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड जेड कंपनी। ठीक, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी ऐसा ही होता है। यहाँ जब भी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात होगी तो आप समझ के चलेंगे कि यहाँ एक नई कंपनी का निर्माण होगा ही होगा। ठीक है, एक न्यू कंपनी आपकी बनेगी। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं इसको। देखिए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, व्हेन कंपनी सफरिंग लॉसेस फॉर पास्ट सेवरल ईयर्स
एंड फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, इन सारी चीज़ें कंपनी फेस कर रही है, ठीक है, बहुत मंदी चल रहा है, ठीक है, और सेवरल ईयर से लॉस सफ़र कर रही है, द कंपनी कैन सेल इट्स बिजनेस टू अनदर न्यूली फॉर्म कंपनी। तो वो क्या करती है, ऐसे एक कंपनी को अपना बेच देगी, अपनी ओल्ड कंपनी, ठीक है, और एक नई कंपनी में तब्दील हो जाएगी, ठीक है, अपने सारे एसेट्स वगैरह सब कुछ बेच देती है। द न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द ओल्ड कंपनी, और जो ओल्ड कंपनी है वो सब बेच के नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन। इन अदर वर्ड, external reconstruction refers to the sale of the business of existing company to another company, ठीक है। तो वही बात है कि जो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन होगा वो हमेशा एक नई कंपनी बनेगी और अपनी जो ओल्ड कंपनी होगी उसको बेच देगा, ठीक है, किसको बेचेगी, न्यू कंपनी को ही बेच देगी, ठीक है। ओके, फॉर द पर्पस इन एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन वन कंपनी इज लिक्विडेटेड, जब भी अगर एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन होगा तो जो ओल्ड कंपनी है वो वांड अप हो जाएगी, उसका लिक्विडेशन हो जाएगा, पूरी तरीके से उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बेच दिया जाएगा, ठीक है, यानी एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हो जाएगा। अनदर न्यू कंपनी इज फॉर्म, द लिक्विडेटेड कंपनी इज कॉल्ड वेंडर कंपनी, और जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है उसको आप क्या बोलते हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेंडर कंपनी, क्या बोलेंगे उसको, वेंडर कंपनी, ठीक है। एंड द न्यू कंपनी इज कॉल्ड परचेजिंग कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो न्यू कंपनी है वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, परचेजिंग कंपनी। शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ परचेजिंग कंपनी, ठीक है, तो जो वेंडर कंपनी है वो बिकम किसका शेयर होल्डर ऑफ हो जाएगा, परचेजिंग कंपनी का, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन जब भी होगा तो यहाँ पे कोई न्यू कंपनी नहीं बनती है, ये आप पहले समझ के चलें, ठीक है, कोई भी यहाँ पे न्यू कंपनी का निर्माण नहीं होता है, न्यू कंपनी कभी नहीं बनेगी, ठीक है, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में, ओके। तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन रिफर्स टू द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, इट इज़ ऑल्सो टर्म एज रीऑर्गेनाइजेशन which permits the existing company to be continue, जनरली शेयर कैपिटल इज रिड्यूस। देखिए इसमें कुछ चेंजेस होते हैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में, शेयर कैपिटल में चेंज हो जाएगा, राइटिंग ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेज ऑफ द कंपनी, ठीक है, उसको राइट ऑफ करके, ठीक। तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन कभी भी न्यू कंपनी नहीं बनेगी, और इसमें कुछ इंटरनली चेंज कर देंगे, लाइक डेटर्स में चेंज कर दिए, ठीक है, राइटर्स में चेंज कर दिए, डिवेंचर जो शेयर होल्डर है, ठीक है, उनको, ठीक है, और अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल कर दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में, ठीक है, इसको और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, देयर इज एन ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़। अगर कभी कंपनी को ऐसा लगता है कि उसके एसेट्स का ओवर वैल्यूएशन कर दिया गया, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन मतलब ज़्यादा दिखा दिया, और लाइबिलिटीज़ को क्या कर दिया, अंडर वैल्यूएशन कर दिया, ठीक। तो अगर ऐसा है तो कंपनी क्या करेगी, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन को अडॉप्ट कर सकती है, ओके। देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी टू मीट द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड देयर आर कॉन्टीन्यूस लॉसेज। अगर कंपनी को लग रहा है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रही है और कॉन्टीन्यूस लॉस में जा रही है, तो वो कुछ चीज़ें चेंज करेगी, ठीक है, चेंज करके फिर देखेगी क्या हो रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंस है, आप इसको याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए कंडीशन। देखिए इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन जब भी होगा तो इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो कंडीशन है आपका, कंडीशन प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। तो देखिए पहला जो कंडीशन है वो क्या है, ऑथराइजेशन बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था एओए के बारे में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये इंटरनल फैक्टर को डील करता है, तो इसमें जब भी होगा तो अगर आपको इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करना है तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और एक तरीके से एक परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। द कंपनी मस्ट बी ऑथराइज बाई इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू री एसेट्स फॉर कैपिटल रिडक्शन। उसमें आपको
मतलब जाके आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है, और आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ हम ये कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड मेंशन द क्लॉज कंटेनिंग मैनर ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, और उसके कुछ रूल रेगुलेशन है, उसी को हमको फॉलो करना पड़ेगा। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। आप अगर उसके थ्रू कर रहे हैं तभी वो परमिशन देगा, अदरवाइज परमिशन नहीं देगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। जब भी हमको करना पड़ेगा तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देखिए दो तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। देखिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए हमें 50% चाहिए होता है वोटिंग, और स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 75%, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो ये देख लीजिए, इसमें लिखा भी है द कंपनी मस्ट पास द स्पेशल रिजोल्यूशन बिफोर रिजॉर्टिंग टू कैपिटल रिडक्शन। द स्पेशल रिजोल्यूशन कैन बी पास्ड ओनली इफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर, जो भी मैंने बताया, ठीक है, 75% होना चाहिए वोटिंग राइट, ठीक है, 75%, ये याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 75%। ओके, दिस स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी गेट साइन बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल एंड डिपॉजिटेड टू द रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फिर उस पर साइन होना चाहिए, फिर वो पास होना चाहिए, उसके बाद ट्रिब्यूनल में जाके रजिस्ट्रार पे सबका साइन होना चाहिए, अदर तभी आप क्या कर सकते हो, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद परमिशन आपको ट्रिब्यूनल से, एक कोर्ट होता है ये, ठीक है, उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक। और फिर वो जो भी कंडीशन रखेंगे, जैसे जैसे बताएंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें द कंपनी मस्ट गेट ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ द कैपिटल रिडक्शन। आप कैपिटल में अगर कोई चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। द ट्रिब्यूनल ग्रांट्स परमिशन ओनली फील सेटिस्फाई with the point that the company is going a fair that there is positive consent of every stakeholder। देखिए क्या कह रहा है कि ट्रिब्यूनल तभी पास करेगा जब सबकी सहमति होगी। कंसेंट मतलब सब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनका सभी का सहमति होगा, कंसेंट होगा, तभी वो परमिशन देगी, अदरवाइज वो नहीं देगी आपको परमिशन, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी हैज़ टू रीपे ऑल द अमाउंट्स इट गेट्स डिपॉजिटेड एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट ड्यू देयर फॉर बिफोर गोइंग फॉर कैपिटल रिडक्शन। आपको सबका पेमेंट करना पड़ेगा जो भी आप बोरो किए हो, ठीक है, एज पर सेक्शन 66। कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक नोटिस क्या होती है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा वापस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब कंडीशंस है और ये सब कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या, ऑथराइजेशन ऑफ बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, कितना परसेंट था बताइए, 75%, ठीक है। पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स एंड कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड पब्लिक नोटिस, ठीक है। अब देखिए मेथड्स आपको दिया हुआ है, मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्या मेथड्स है, ठीक है। तो देखिए बता दे रही हूँ मैं मेथड्स। देखिए पहला है आपका अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, आप शेयर कैपिटल में चेंज करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, शेयर होल्डर के राइट्स में कुछ आप चेंज करके भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल में आप कुछ चेंज कर दो, ठीक है। फिर कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट क्या होता है, जो डेटर्स हैं, जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उनके साथ आप एक एग्रीमेंट करके अगर वो कंसेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर सरेंडर ऑफ शेयर्स, ये भी एक मेथड है, ठीक है। तो ये आप मेथड फॉलो करके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखिए ये आपको डिटेल में दिया है
तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगर वाकई आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके जाया करिए, लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप वीडियोस को देख रहे हैं और आपके डिमांड पे ये था, तो देख लीजिए। ओके, थैंक यू। और लाइक करके ही जाएं, और कमेंट भी करें। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया इसमें तो आप वापस से कमेंट कर दें, मैं वापस से उस पॉइंट को ले लूँगी और कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू क्लास।